हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर प्लेनेट पर। आरबीएससी की क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ बहुत बढ़िया चल रही है। सब बच्चे अच्छा लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि सर बहुत अच्छा वीडियो बनाया, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। तो इस तैयारी के लिए मैं आपको एक बात और कहूँगा कि सारे क्वेश्चंस आप अपनी एक नोटबुक में लिख सकते हैं, लिख कर भी याद कर सकते हैं। कई बच्चे लिख कर याद करते हैं, कई बच्चे नहीं करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप लिख कर याद करेंगे, सारे क्वेश्चंस लिखेंगे, उनके आंसर्स लिखेंगे, एक अलग कॉपी बना के सारे नोट करेंगे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन रहेगी आपकी। और बच्चों ने कहा कि सर पीडीएफ डालिए, पीडीएफ नहीं है हमारे पास, पीडीएफ डालिए। तो आज से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। और भी जो वीडियोस पहले आ चुके हैं उनके डिस्क्रिप्शन में भी आज लिंक डाल दिया जाएगा, तो सबको लिंक मिल जाएगा। होप आप ये आज सीरीज़ क्वेश्चन बैंक की एंजॉय कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि राजस्थान बोर्ड के इस बार 2021 में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और हमसे होंगे, राइट। सो कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्वेश्चन लास्ट जो हमने पढ़ा था 33 पढ़ा था, सेक्शन बी का 33 लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो 34, फाइंड द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ द एंटीना एंड द ट्रांसमिशन डिस्टेंस इन स्काई वेव ट्रांसमिशन। जो स्काई वेव ट्रांसमिशन होता है अर्थ पर, किसी भी टावर जो ट्रांसमिटिंग टावर होता है वो स्काई वेव ट्रांसमिशन में आता है। और अर्थ सरफेस पर सपोज करें टावर है, ठीक है। इस टावर से रेंज निकलती है, रेज निकलती है, रेडियो वेव्स निकलती हैं और ये यहाँ तक, सपोज करें यहाँ तक ये ट्रांसमिट कर पाता है, ठीक है। यहाँ तक ट्रांसमिट कर पाता है और ये सरफेस है आपकी अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटर। तो सेंटर से अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस क्या होती है, सेंटर से अगर आप देखा जाए तो इस सरफेस तक पहुंचने की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस। और ये भी सेंटर से अगर हम बात करें तो ये भी क्या होगी, रेडियस। और एंटीना जो है आपका, ये एंटीना है, इस एंटीना की जो हाइट है वो है आपकी h। एंटीना की हाइट क्या होगी, h। तो इसमें आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपने ले लिया t, ये ले लिया आपने q और ये ले लिया आपने c। तो एक ट्राइंगल है CQT, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो रेंज की हम बात करें, डिस्टेंस बोला है ट्रांसमिशन डिस्टेंस, तो ट्रांसमिशन डिस्टेंस होती है TQ। तो ट्रांसमिशन डिस्टेंस जो आपको चाहिए इसमें वो है TQ, ट्रांसमिशन डिस्टेंस। ट्रांसमिशन डिस्टेंस को मैं D से लिख रहा हूँ, दैट इज TQ, और TQ को मैं लिखता हूँ D से, ठीक है। तो ये तो आ गई D, राइट। इस ट्राइंगल में अब एक साइड है हमारे पास T2C या C2T। C2T हो जाएगा रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस प्लस हाइट ऑफ टावर, ये हाइट ऑफ टावर आ गया, ठीक है। और ये CQ आपको दिख ही रहा है, CQ की वैल्यू क्या है, CQ की वैल्यू तो होगी रेडियस के इक्वल, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, हम बात करें इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल TQC, इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, आपको पता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आप हाइपोटेनस थ्योरम लगाओगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इसमें। अब आप देखो, अब यहां पर हाइपोटेनस कितना है वो निकाले हम। ये वाली साइड आप देखो, TC लेंगे हम, TC का स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर ये आएगा TQ का स्क्वायर, फिर आएगा CQ का स्क्वायर, ठीक है। तो TC कितना है आपके पास, TC की वैल्यू या CT की वैल्यू क्या लिखी है हमने, R प्लस H। तो ये हो गया R प्लस H का स्क्वायर। और TQ कितना है, TQ आपके पास है D का स्क्वायर। और CQ कितना है, R, तो ये R का स्क्वायर, ठीक है। R आपको बताना चाहिए R क्या है, ये R है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। और H क्या है, आप लिखोगे H, व्हाट इज H, H इज हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना तो हो गया h,
ठीक है। h आपने लिखा हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, d हो गया ट्रांसमिशन डिस्टेंस d, और r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं। तो पाइथागोरस हमने लगा ही लिए, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। r प्लस एच का होल स्क्वायर खोल सकते हैं, तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2rh इक्वल्स टू हो गया डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड आर स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ये बच्चा डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या बचती है, देख लो। अब हमारे पास डी स्क्वायर की वैल्यू आती है, डी स्क्वायर की वैल्यू देखना, डी स्क्वायर राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एच स्क्वायर प्लस 2rh, तो मैं इसको लिखता हूँ इस तरह से, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2rh प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो 2rh प्लस एच स्क्वायर। अब मैं इसमें से 2rh कॉमन ले लेता हूँ, 2rh मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस एच अपॉन 2r, ये रिलेशन आता है। ठीक है, अब h क्या है, h तो है आपको पता है हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, जो भी टावर हम अर्थ सरफेस पे लगा रहे हैं वो है हाइट ऑफ द टावर, और r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ आपको पता है 6400 किलोमीटर्स होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और h की वैल्यू हाइट ऑफ द टावर बहुत कम होती है। तो ये जो वैल्यू है h अपॉन 2r, इट इज़ नेग्लिजिबल वैल्यू, तो इसको आप जीरो पुट कर दोगे। तो जैसे ही जीरो पुट करोगे तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, देखो डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2rh, और ये आ जाएगा 1 प्लस 0, तो 1 बचा। तो डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन की वैल्यू आपको मिल गई, d इक्वल्स टू होता है √2rh, ये है डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये इसमें पूछा था फाइंड द रिलेशन। अच्छा, तो फाइंड द रिलेशन था, तो रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, एक तो आता है राइट द रिलेशन, वो 1 मार्क में आएगा राइट द रिलेशन। तो राइट द रिलेशन में डायरेक्ट d इक्वल्स टू 2rh लिख सकते हो, और एक है फाइंड द रिलेशन, तो आपको ये रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 34 ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखो आगे, अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर राइट द टाइप ऑफ बाइसिंग। तो बाइसिंग के दो टाइप होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। आपने पढ़ा है फॉरवर्ड बाइसिंग जब p टाइप हाई वोल्टेज पे होगा, ठीक है, और n टाइप लो वोल्टेज पे, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर p टाइप लो वोल्टेज पे है और n टाइप हाई वोल्टेज पे, तो उसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। अब आप देखो, सबसे पहले तो डायोड यहाँ पर इस तरह से है, तो डायोड का डायरेक्शन, डायोड का ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है, n है, और यहाँ पे क्या है, p है। ठीक है, तो pn पहले आप क्लियर बना लें, कंफ्यूज ना हो। तो पहले p आपका इधर है, n आपका इधर आ गया, और जनरली pn ऐसे बनाते हैं, उल्टा है, डायोड हमेशा ऐसे बनाते हैं। जनरली डायोड आपको बुक्स में ऐसा बना हुआ मिलेगा, उसमें p ये होता है, n ये होता है, बट इसमें उल्टा हो गया। ठीक है, तो n ये हो गया। अब आप देखो, ये +5 वोल्ट है, +10 वोल्ट है, ये है आपका +10 वोल्ट, और ये है आपका +5 वोल्ट। तो आप मुझे बताओ हाई वोल्टेज कौन सा है, +10 है ना, तो हाई वोल्टेज आपका यहाँ पर है, हाई पोटेंशियल इधर है और लो पोटेंशियल इधर है आपका। ठीक है, तो आप देखो हाई पोटेंशियल किससे कनेक्टेड है, हाई पोटेंशियल कनेक्टेड है n से, और लो कनेक्टेड है p से। तो आपका कौन सा बायस हो गया, ये हो गया रिवर्स बायस्ड, सो इट इज रिवर्स बायस्ड। ठीक है, तो ये डायोड आपका रिवर्स बायस्ड है। क्लियर? सो नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर द ट्रांजिस्टर फॉर विच बीटा इक्वल्स टू 10। तो बीटा की वैल्यू 10 है, अल्फा की वैल्यू आपसे पूछी है, तो आपको रिलेशन ध्यान होगा कि 1 अल्फा इक्वल्स टू 1 बीटा प्लस 1, ये रिलेशन होता है अल्फा और बीटा में। अब आप इस रिलेशन को याद होता है, अल्फा से बीटा निकाल सकते हो, बीटा से अल्फा निकाल सकते हो। तो इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए अल्फा की बात करें, तो अल्फा इक्वल्स टू आएगा बीटा प्लस 1। ठीक है, बीटा प्लस 1, ये अल्फा का फॉर्मूला हो गया, इसको आपको लगाना है और बीटा की वैल्यू पुट करके अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा ध्यान रहे हमेशा <1 होता है, तो बीटा आपका 10 हो गया, नीचे 10 प्लस 1 क्या हो गया, 11। ठीक है, तो 10/11, नीचे बीटा प्लस 1 था तो 10/11 हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे 10/11 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी हमारे पास 0.9। सो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.9। ये है, बीटा अगर 10 है तो अल्फा 0.9। और ध्यान रखना अल्फा की वैल्यू क्या होती है, <1,
और बीटा की वैल्यू होती है ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, करंट गेन है दोनों, करंट गेन, अल्फा करंट गेन है, बीटा भी करंट गेन है, अल्फा की वैल्यू 1 से कम होती है हमेशा। नेक्स्ट देखो 36 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन एनी टू डिफरेंसेस इन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। अच्छा, बोर्ड एग्जाम्स में ये वाला इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है, एक डिफरेंसेस लिखने का कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, टर्मिनल वोल्टेज में और आपका टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कई सारे डिफरेंसेस वाले, कई सारे कैटेगराइज हमने कंपैरिजन स्टडी करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपने तैयार किए होंगे इसमें, और इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कंपैरिजन वाले, डिफरेंसेस वाले। तो कई सारे डिफरेंसेस होते हैं, तो एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है डिफरेंसेस का। तो जैसे ये देखो, एक्सप्लेन एनी टू डिफरेंसेस इन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस भी होता है लाइट का डिफ्रैक्शन भी होता है, दोनों आपने पढ़े हैं, बट यहाँ पे आपको डिफरेंसेस लिखने हैं और एनी टू लिखने हैं। 2 मार्क्स का है, 1 मार्क का एक डिफरेंस हो गया। देखो इंटरफेरेंस में आप देखोगे फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, फ्रिंजेस जो बनती है उसकी विड्थ जो होती है बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी, वो फिक्स होता है, जबकि डिफ्रैक्शन में फ्रिंजेस अनइक्वल होती हैं। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सबसे ज़्यादा विड्थ वाली होती है, उसके बाद कंटिन्यूसली डिक्रीज होती आती है विड्थ, अलग अलग विड्थ आती है। नेक्स्ट देखो सेकंड है फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, देन यहाँ पर आएगा फ्रिंजेस आर ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। विड्थ के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे इंटेंसिटी भी अलग अलग आती है। और इंटरफेरेंस में सभी फ्रिंजेस की विड्थ एक जैसी होती है, इसमें आप देखोगे विड्थ क्या, इंटेंसिटी एक जैसी होती है। डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग होती है। ठीक है, सेंटर वाले की फ्रिंज की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। ठीक है, हालांकि 2 इसमें पूछे हैं आपको, ये डिफरेंसेस हैं। आपने और पढ़ा होगा, जब थ्योरी आप पढ़ते हो इंटरफेरेंस में, तो इंटरफेरेंस में वेव फ्रंट्स का सुपरपोजिशन होता है, और जबकि डिफ्रैक्शन में आप देखोगे वेव फ्रंट से निकलने वाली वेवलेट्स का इंटरफेरेंस होता है। तो एक डिफरेंस और भी ध्यान रखें, हो सकता है 3 डिफरेंसेस आ जाए। तो इंटरफेरेंस में तीसरा डिफरेंस क्या है, वेव फ्रंट्स का सुपरपोजिशन होता है, और डिफ्रैक्शन के लिए वेव फ्रंट से निकलने वाली वेवलेट्स का सुपरपोजिशन होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में। नेक्स्ट देखो, फिर आपसे 2 डेफिनेशन पूछी है रे ऑप्टिक्स की, एक तो होता है व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और सेकंड है व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सो डिस्पर्जन क्या होता है आपको पता है, व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म, व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे गिराओ, प्रिज्म क्या करेगा, इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, इसको स्प्लिट कर देगा 7 कलर्स में। दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्जन। ठीक है, इजी लैंग्वेज आप लिखें, व्हाइट लाइट को प्रिज्म में इंसिडेंट कराओ, प्रिज्म में से पास कराओ, तो व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। रिजॉल्विंग पावर देखो, हर इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, टेलीस्कोप है या माइक्रोस्कोप है, उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है। तो क्या होती है रिजॉल्विंग पावर, देखो रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज इट्स एबिलिटी टू सीन सेपरेटली ऑफ इमेजेस ऑफ 2 नियर बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। 2 ऑब्जेक्ट्स अगर बहुत क्लोज हैं, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट उनको सेपरेटली डिस्टिंग्विश करके देख लेता है अच्छे से, तो ये इसकी रिजॉल्विंग पावर है। ठीक है, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर कम है तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट नहीं देख सकता। ठीक है, तो ये एबिलिटी होती है इसकी कि 2 नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली देख सके, इट्स कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर, और इसका इन्वर्स होता है रिजॉल्विंग लिमिट, ये आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखो 38 में, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म इज 1.58 फॉर रेड कलर एंड 1.60 फॉर ब्लू कलर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको इसमें दे रखे हैं, तो पहले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं तो लिख लेते हैं। देखो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.58 और ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू वी, वो आ जाएगा 1.60। ठीक है, सो इफ द एंगल प्रिज्म इज 30 डिग्री, और आपको एंगल ऑफ प्रिज्म भी दे दिया A इक्वल्स टू 30 डिग्री, राइट। सो आपसे यहाँ पर पूछा है फाइंड द डेविएशन ऑफ बोथ द कलर्स, तो डेविएशन निकालना है डेल्टा, तो हम निकालेंगे रेड का, तो आएगा फॉर्मूला इसका म्यू आर माइनस 1, मतलब म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, तो म्यू आर हो गया 1.58 है ना, 1 माइनस करोगे तो बचेगा 0.58 इंटू कितना डिग्री एंगल प्रिज्म दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री अगर एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है तो 30 डिग्री इंटू 0.58 जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस करने पर मिला, तो ये वैल्यू आ जाएगी 17.4।
17.4 डिग्री, ये डेविएशन होगा रेड कलर का। ठीक है, फिर आपसे बोला है ब्लू कलर का डेविएशन बताओ, तो ब्लू कलर का मैंने वॉलेट लिख दिया, ब्लू है म्यू बी, ब्लू कलर का दे दिया आपको। सो डेल्टा ब्लू इक्वल्स टू होगा म्यू बी -1 इंटू ए। ठीक है, तो म्यू बी -1 इंटू ए, तो डेल्टा ब्लू जो आएगा वो आएगा यहाँ पर 1.6 -1, तो क्या हो गया 0.60 इंटू प्रिज्म एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, 6 इंटू 3 18 होता है, तो ये आ जाएगा एंगल आपका 18 डिग्री डेविएशन ऑफ ब्लू कलर। तो रेड कलर का डेविएशन है 17.4 और ब्लू कलर का डेविएशन होगा 18 डिग्री। ये दो डेविएशन आपसे पूछे हैं। ठीक है, फाइंड द डेविएशन ऑफ बोथ द कलर्स आ गया। एंड द एंगुलर डिफ्लेक्शन जनरेटेड बाय प्रिज्म, डिफ्लेक्शन एंगुलर डिफ्लेक्शन बोला है इसमें, डिफ्लेक्शन नहीं होता है इसमें, आपसे पूछा है एंगुलर डेविएशन, डिफ्लेक्शन नहीं है डेविएशन है, एंगुलर डेविएशन आपसे पूछा है इसमें। ठीक है, तो एंगुलर डेविएशन क्या होता है थीटा, ये जो थीटा मतलब दो एक्सट्रीम कलर्स, इसमें आपको ये दोनों कलर्स दिए हुए हैं, तो थीटा दो एक्सट्रीम कलर्स के बीच का डिफरेंस होता है थीटा। तो एंगुलर डेविएशन ये आएगा थीटा। ठीक है, एंगुलर डेविएशन की जगह आप इसको एंगुलर डिस्पर्जन लिखें, ज़्यादा बेटर है, एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्जन आपसे पूछा है इसमें। तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, ये होता है डेल्टा ब्लू माइनस डेल्टा रेड। रेड का डेविएशन सबसे कम होता है और ब्लू का मतलब, हालांकि यहाँ पे वॉयलेट कलर देना चाहिए था, इसमें वॉयलेट कलर नहीं दिया है। विबग्योर जो कलर होता है VIBGYOR, तो R का सबसे रेंज में सबसे एक्सट्रीम लास्ट कलर R है। स्टार्टिंग कलर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये कैटेगरी में रखते हैं, तो ब्लू को भी आप स्टार्टिंग कलर मान सकते हो, क्योंकि इसमें ब्लू का डेविएशन आपको पता है, रेड का डेविएशन पता है। और एंगुलर डिस्पर्जन जो होता है वो क्या होता है, देखो एंगुलर डिस्पर्जन क्या होगा, प्रिज्म क्या करेगा, जब उस पर प्रिज्म पे व्हाइट लाइट स्ट्राइक होती है, व्हाइट लाइट, तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट प्रिज्म क्या करता है, इसको डिस्पर्स कर देता है, इसको स्प्लिट करता है 7 कलर्स में। तो रेड कलर, ये रेड कलर है और उसके बाद सारे कलर्स आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कलर ऐसे मैंने लिया, आपका वॉयलेट होना चाहिए, बट इसमें ब्लू दे रखा है तो आप ब्लू ले लीजिए। तो रेड कलर का डेविएशन कितना आया 17.4। ठीक है, और अगर देखें तो ब्लू कलर का डेविएशन कितना है, वो इससे ज़्यादा है, वो कितना है 18 डिग्री है। तो ब्लू कलर का डेविएशन हो गया 18 डिग्री और इसका होगा 17.4। तो डेविएशन एंगल जो थीटा होता है, इसको लिखा जाता है डेल्टा ब्लू माइनस डेल्टा आर। ये वाला, ये पार्ट जो आता है, ये होता है डेविएशन एंगल थीटा। ठीक है, तो 18 में से 17.4 माइनस करना है एंगुलर डेविएशन निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ लिखा था, देखो 18 डिग्री माइनस 17.4 डिग्री, तो एंगुलर डेविएशन आएगा 0.6 डिग्री। ठीक है, तो ये था इसका न्यूमेरिकल थीटा। एंगुलर डिस्पर्जन भी निकाला हमने, 0.6 डिग्री है, 17.4, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, 18 माइनस 17.4। ठीक है, और इसमें ब्लू की जगह वॉयलेट दिया हो तो भी ठीक है, ब्लू दिया है तो भी ठीक है, एक ही बात है, दोनों को कंसिडर करना है, सेम कलर, सेम आपको कंसिडर करना है दोनों को। नेक्स्ट देखो, फाइंड द फोकस डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ कंबाइंड लेंस मेड बाय कंबाइनिंग टू थिन लेंसेज 3D एंड -5D। D यहाँ पर डायोप्टर है और पहला लेंस है थिन लेंस, वो है +3D और दूसरा लेंस जो है वो -5D है। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइंड पावर हम निकालें तो कंबाइंड पावर होती है P1 + P2। जो लेंसेज हम कंबाइन करते हैं इनकी पावर को हम जस्ट ऐड कर सकते हैं। +3D फर्स्ट लेंस की पावर है, ठीक है, और सेकंड लेंस की पावर है -5D। तो आप देखोगे ओवरऑल जो आया रिजल्ट वो आया -2D। ठीक है, तो पावर जो आई हमारे पास इक्वलेंट पावर वो आई -2D। अब इसने क्या पूछा है, फोकस डिस्टेंस पूछी है और नेचर ऑफ द कंबाइंड लेंस पूछा है। तो पावर अगर मिल गई तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं हम। ये पावर कौन सी है, इक्वलेंट पावर लिख सकते हैं हम, इक्वलेंट पावर है। ठीक है, तो फोकल लेंथ इक्वलेंट आ जाएगी हमारे पास, वो होती है 1/P।
तो फोकल लेंथ आ जाएगी हमारे पास -1/2, इसका मतलब माइनस का 0.5 मीटर, ये फोकल लेंथ है। ठीक है, और इस फोकल लेंथ को हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। तो सेंटीमीटर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सेंटीमीटर में लिखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इक्वल टू आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं और आप इसको मीटर में भी लिख सकते हैं। तो ये फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, फोकल लेंथ मीटर में भी है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। अब आपसे क्या पूछा है इसमें, ये भी पूछा है कि नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है, आपने जो इन दोनों को कंबाइन किया, अब इनकी नेचर कैसी है। आपके पास दो लेंस हैं, पहला है +3D, मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा है -5D, नेगेटिव पावर होती है कॉनकेव लेंस की। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों, पावर अगर पॉजिटिव लिखी है इसका मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और पावर माइनस में तो इसका मतलब कॉनकेव लेंस है। यहाँ पर दोनों को कंबाइन कर दिया, इक्वलेंट पावर माइनस में है। तो आप देखो जो नेचर जो होगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन का, सो कॉम्बिनेशन के लिए लिखोगे आप लिखोगे कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक विच लेंस, क्या लिखोगे, क्योंकि माइनस में आया तो कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक कॉनकेव लेंस, कॉनकेव और डाइवर्जिंग भी लिख सकते हैं, कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। तो ये कॉम्बिनेशन की नेचर है। ठीक है, तो 1 मार्क आपका यहां पर है, 1 मार्क इस पर है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 39 द क्वेश्चन दे रखे थे सेक्शन बी में, क्वेश्चन 39 है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं सेक्शन सी के, नेक्स्ट सेक्शन सी में, जिसमें आपके अब बड़े क्वेश्चन शुरू होते हैं 3 मार्क्स के। कोई सेक्शन डी है, सेक्शन ई भी है, वो सब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। सो टिल देन, गुड बाय।